नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण में भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी, प्लाइन वेग। और पिछले वीडियो में हमने प्लाइन वेग का एक फॉर्मूला डिटरमाइन किया था कि प्लाइन वेग का जो मान है अर्थ के लिए वो VE होता है √2GR और इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने के लिए हमें इतनी स्पीड चाहिए किसी भी पार्टिकल की, और ये स्पीड इतनी ज़्यादा है इसलिए हर कोई पार्टिकल अर्थ से प्लाइन नहीं कर सकता। इसी कारण हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर जमा हुआ है, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने के लिए इतनी स्पीड चाहिए। क्योंकि किसी भी एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल या अणु की जो स्पीड होती है वो अधिकतम 2.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब ये बहुत कम है, यानी कि इसके बराबर अगर किसी अणु की स्पीड होती है तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। लेकिन हमारे वायुमंडल में या हमारे जो बाहर का वातावरण है इसमें जितनी भी गैस या हवा, जिससे हम ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं, नाइट्रोजन जिससे हम सांस लेते हैं, सभी अणुओं की मॉलिक्यूलर जो स्पीड होती है, आणविक जो गति होती है वो 2.5 किलोमीटर पर सेकंड हाईएस्ट हो सकती है। इसलिए सारा का सारा वायुमंडल अर्थ के चारों ओर घिरे हुए हैं। अगर इनकी स्पीड इसके बराबर हो जाती या इससे ज़्यादा हो जाती तो ये यहाँ नहीं रह पाते, जिस प्रकार चंद्रमा पे होता है। क्योंकि चंद्रमा पर एस्केप स्पीड जो होती है या एस्केप वेलोसिटी जो है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होती है। क्योंकि इससे तो ज़्यादा मॉलिक्यूलर स्पीड ही होती है किसी अणु की, तो वो उसके सरफेस से प्लाइन कर जाते हैं मॉलिक्यूल्स। इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो थोड़ा सा इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। प्लाइन वेग को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। किस प्रकार का प्लाइन वेग का हमने सूत्र डिटरमाइन किया अर्थ के लिए, वहीं अगर मैं चंद्रमा के लिए डिटरमाइन करना चाहूँ, मून के लिए, तो एस्केप वेलोसिटी का मान कितना आएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इसी में ही। चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग, चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग, एस्केप वेलोसिटी फॉर मून। एक बात इसमें यह भी लिखनी है कि एस्केप वेलोसिटी होती है वो मास पर डिपेंड नहीं करती, यानी द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती। तो आज का अपना टॉपिक हो जाएगा चंद्रमा का प्लायन वेग या चंद्रमा पर प्लायन वेग एक ही बात है। चंद्रमा का कह सकते हो, चंद्रमा पर कह सकते हो, क्योंकि ये सरफेस से ही चंद्रमा के प्लायन करने की कंडीशंस है। एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ मून, ये सरफेस ऑफ द मून। हम एक बात लिख सकते हैं इसमें, चूंकि किसी भी ग्रह या उपग्रह का प्लायन वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक बात तो ये, since the escape velocity does not depend on the mass of any planet or satellite. Next one, for moon the gravitational acceleration
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी एम इज इक्वल टू होता है g/6। अर्थ के लिए ई कह दो, GE/6 ये वैल्यू होती है। इसको भी अगर आप और कंक्लूड करना चाहो तो 9.8/6 होता है मीटर पर सेकंड। ये अपने पास आ जाएगा अर्थ के लिए। दूसरी बात रेडियस अर्थ की, ये मून की, रेडियस ऑफ मून, आर का जो मान होता है वो होता है 1.74 × 10⁻6 मीटर। 1.74 × 10⁻6 मीटर। सब चीज़ें आ तो गई। अरे भाई इसमें लिख दो चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के लिए गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा के लिए गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण एक ही बात है, त्वरण का मान। चंद्रमा के लिए गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण का मान GM फॉर मून, तो m इज इक्वल टू GE/6 दैट इज बिकम 9.8/6 मीटर पर सेकंड। रेडियस ऑफ मून चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या r, इसको m भी कह सकते हैं पैर में, लिख दो भाई। अब कह देंगे चंद्रमा का प्लाइन वेग, चंद्रमा पर प्लाइन वेग आता है चंद्रमा पर प्लाइन वेग एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून। एस्केप वेलोसिटी के लिए VM कह दो भाई साहब, या VEM बोल दो पैर में। वैसे शब्दावली में हमने लिख दिया है तो कोई ज़्यादा रिप्रेजेंटिंग पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। √2G किसका भाई, मून का, इंटू R किसका, मून का, 2GR होता है, √2GR होता है। बहुत छोटा सा सूत्र है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन बात यह है कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता। देखो कहीं पर भी मास का सूत्र नहीं है, रेडियस आई है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आया है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट वन। तो क्या वैल्यू आएगी चेक करते हैं। वैल्यू पुट करो इसमें G और R की। VEM इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻6, then it become 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस पूरे को हल करो भाई, ये मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर ये काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 3 से कट रहा है, 3 से डिवाइड करो, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करो, फिर रूट निकालो, दैट इज बिकम 2.38 मीटर पर सेकंड। यह मान पृथ्वी के प्लायन वेग का 1/5 गुणा है। पृथ्वी के प्लायन वेग का 1/5 गुणा है। लिख दो, ये भी बात सही है। दिस वैल्यू is 1/5 times of Earth's escape velocity. Earth's escape velocity.
नेक्स्ट वन, अगला देखो, अगर अपन लोग पृथ्वी तल से h हाइट से इसको प्लाइन करवाएं तब h हाइट से पृथ्वी के तल से अगर h ऊंचाई से अपन इसको प्लाइन करवाएं तब क्या वैल्यू आएगी। अगला टॉपिक अपने पास आ गया पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर से किसी पिंड को पलायन कराने के लिए पलायन वेग, ये लो भाई साहब, पलायन वेग एस कैफ, ये वेलोसिटी ऑफ एनी, नया टॉपिक वापस बन गया ये, एस कैफ वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी फ्रॉम द h height of the surface of earth, ये बात सही है। एस कैप वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी फ्रॉम द एज हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने पहला वाला जो एस कैप वेलोसिटी निकाला था वो सरफेस से निकाला था, और हमने कहा था किसी भी पार्टिकल की सरफेस पर टोटल एनर्जी ई जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस स्मॉल आर की जगह हमने कह दिया था इसकी रेडियस आर इजिकल टू कैपिटल आर था, ये हमारे पास फॉर्मूला बना था। फिर हमने कह दिया जब पार्टिकल इन्फिनिटी पे जाता है, इन्फिनिटी का मतलब जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स का मान जीरो हो, तो जैसे ही जीरो होते ही पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, इन सब का टोटल सम क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, यानी कि टोटल ई का मान क्या होता है, जीरो, इन्फिनिटी पर। अब हमारा टॉपिक बन गया कि आर की जगह, सरफेस की जगह आप हाइट पे ले जाओ इसको, अर्थ से कहाँ पर ले जाओ, एच हाइट पर। तो एच पर ले जाते ही इस सेंटर ओ से इसकी दूरी कितनी हो गई, आर प्लस एच, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से इसको प्लाइन करवाओ, ऊपर फेंको और वापस नहीं आना चाहिए फिर। तो इसका मतलब जैसे ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ इस आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आर प्लस एच, बाकी फॉर्मूला वैसा का वैसा रहेगा। लिख देते हैं, ये बात लिख देते हैं वापस। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बिकम जीरो, यानी E इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो इसलिए हो रहा है कि वहाँ अर्थ का कोई लेना देना ही नहीं रहा, अर्थ उसको खींच ही नहीं रही, तो फिर अर्थ के कारण जो एनर्जी किसी पार्टिकल में आती है वो जीरो मानी जानी चाहिए, इसीलिए जीरो कह दिया। हम कह देंगे एट एच हाइट द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों आनी चाहिए। लिख दो भाई प्रेमचंदो तुम भी ये बात। अनंत पर किसी पिंड की कुल ऊर्जा E बराबर जीरो होनी चाहिए, होती है, ये बात सही है। फिर कह देंगे एच ऊंचाई पर किसी पिंड की
ऊर्जा, E बराबर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को शॉर्ट में पोटेंशियल एनर्जी PE लिख सकते हैं। आपको ये पता रहना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी सूत्र होता है हाफ mv²। अब हम किस स्पीड से इसको फेंक रहे हैं, एस कैप स्पीड से, इसलिए VE प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है सरफेस में या ग्रेविटेशनल फील्ड में, दैट इज बिकम R, GMM बटा R। फाइनल क्या बन गया भाई, हाफ mv² माइनस GMM बटा कैपिटल R प्लस H एट इन्फिनिटी E इज इक्वल टू 0। तो फार्मूले में उत्तर क्या आ गया, हाफ mv² माइनस GMM बटा R प्लस H बराबर 0 बराबर 0। दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करके VE का मान निकाल लो। जैसे ही VE का मान निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2GHR बट्टा R प्लस H। देखो yes now हाफ mv² बराबर GMM बट्टा R प्लस H। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, R को बाहर निकाल लेंगे इसमें से, तो हाफ, इसको हाफ को भी उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। VE का स्क्वायर बराबर GM बट्टा R को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस H अपॉन R आ गया, 1 प्लस H अपॉन R आ गया इसका मान। और देखो भाई, और अगर मैं इसको G के रूप में बदलना चाहूँ या फिर ऐसे न लिख के भी, चलो ये भी ठीक है, चलेगा। वैसे तो VE बराबर रूट ऑफ, इस GM की जगह मैं रख सकता हूँ 2, कहाँ गया भाई इसका 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2। GM की जगह मैं रख सकता हूँ G कैपिटल R² होल डिवाइडेड बाई R 1 प्लस H अपॉन R। ये भी सही है। इसका मतलब VE का स्क्वायर बराबर, अगर आप इसको वापस इनबिल्ट भी करो तो वैसे बन जाएगा 2GHR² बट्टा R प्लस H, या कैंसिल करो तो कैंसिल कर दो, दोनों ही सूत्र सही है। 1 प्लस H अपॉन R, स्क्वायर कहाँ रहेगा, फिर तो स्क्वायर रहेगा ही नहीं। ये आ जाएगी एस्केप वेलोसिटी, ये भी लिख दो भाई, लिख दो। इसका मतलब H हाइट पर एस्केप वेलोसिटी का मान 2GHR बट्टा 1 प्लस H अपॉन R होता है। वन प्लस H अपॉन R होता है। दैट्स, इसको एक सूत्र ऐसे भी लिख सकते हो 2GHR² बट्टा R प्लस H। ये सूत्र भी ठीक है, छोटा सा, इसी को कन्वर्ट कर दिया, R को कॉमन के ऊपर भेज दिया। कहने का मतलब H हाइट पर जो एस्केप वेलोसिटी आएगी
वो थोड़ी कम आएगी, क्योंकि r प्लस एच का भाग भी लग रहा है इसमें, डिवाइड भी हो रहा है। तो लिख दो भाई, यह समीकरण h ऊंचाई पर पृथ्वी के प्लायन वेग को प्रदर्शित करती है। इसी में अपने पास अभी जैसे मैंने ये gm को कन्वर्ट किया है gr² में, इसका मतलब ये है कि हम ये बात जानते हैं gm/r² = g होता है, तो gm बराबर आ जाएगा gr²। ये वैल्यू साथ में लिख देना ताकि पता रहे कि gr² कैसे आया, इसके हिसाब से आया। समीकरण डबल स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? h ऊंचाई पर पृथ्वी के प्लायन वेग को प्रदर्शित करती है। अगला अपना टॉपिक हो जाता है एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द मून। absence of the atmosphere around the moon। absence of the atmosphere around the moon चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति। वायुमंडल क्यों नहीं है चंद्रमा पर? क्योंकि वहां पर एस्केप वेलोसिटी कम है। The absence of atmosphere on the moon can be understood on the basis of escape velocity। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण प्लायन वेग से समझा जा सकता है। प्लायन वेग से समझा जा सकता है। The absence of atmosphere around the moon can be understood by the escape velocity। नीचे लिखिए the average thermal velocity of molecules, the average thermal velocity of the molecules are near about 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखें, मॉलिक्यूल की थर्मल वेलोसिटी जो है, ऊष्मीय वेग जो है, वो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से है। ऑन द अर्थ पृथ्वी पर अणुओं का औसत ऊष्मीय प्लायन वेग, पृथ्वी पर अणुओं का औसत ऊष्मीय प्लायन वेग लगभग
2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। बट इसमें आगे लिखना है बट द अर्थ's escape velocity, but the escape velocity of earth but the earth's escape velocity is 11.2 kilometer per second. This is high compare to the, ये हाई है 11.2 किलोमीटर, this is high compared to the thermal velocity of the gas molecules. So the molecules remain near to the earth's surface and form the atmosphere. हिंदी वाले लिख दो भाई इसको। जबकि पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यह वेग ऊष्मीय वेग की तुलना में बहुत अधिक है। ऊष्मीय वेग की तुलना में बहुत अधिक है। लिखिए बच्चों इसको, ऊष्मीय वेग की तुलना में बहुत अधिक है। अतः अणु या गैस के अणु पृथ्वी के समीप जमे रहते हैं। पृथ्वी के समीप जमे रहते हैं। पृथ्वी के समीप जमे रहते हैं। ठीक है, जिससे वायुमंडल बनता है। ठीक है, ये तो हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर का रीजन। इसी के साथ अपन और लिख देंगे, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द वैल्यू ऑफ एवरेज थर्मल वेलोसिटी। इन कॉन्ट्रास्ट to this the value of average thermal velocity,
of the molecules of gas, of the molecules of gases on the moon, gases on the moon is very high, is very high. So the molecules escape or ejected from the surface of the moon. क्वेश्चन में लिख देना, escape velocity of moon is VE is equal to 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके विपरीत अणुओं का औसत ऊष्मीय वेग, अणुओं का औसत ऊष्मीय वेग चंद्रमा के प्लायन वेग, क्वेश्चन लिख देना, VE is equal to 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के प्लायन वेग से बहुत अधिक है, अतः गैस के अणु चंद्रमा की सतह से पलायन कर जाते हैं, जिसके कारण अब दोनों का एक साथ आ गया है। पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है उसका भी कारण आ गया, क्योंकि पृथ्वी का प्लायन वेग ज़्यादा है। पृथ्वी की सतह को छोड़ने के लिए 11.2 किलोमीटर की स्पीड चाहिए और चंद्रमा की सतह को छोड़ने के लिए तो 2.38 यानी 2.38 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इससे अक्सर उसकी ज़्यादा रहती है, क्योंकि औसत ऊष्मीय वेग जो अणुओं का है वो तो 2.5 किलोमीटर है, तो इससे ज़्यादा है, वो तो छोड़ जाएगा, इसको प्लायन कर जाते हैं, जिसके कारण चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल अनुपस्थित है, ये भी बात सही है, लिख दो। ड्यू टू दिस at the surface of moon, the atmosphere is absent. बात सही है ये। तो आगे का अपना फिर टॉपिक बन जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी से संबंधित। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन, एनर्जी एंड हाइट ऑफ द अर्थ सैटेलाइट्स अबव द अर्थ सरफेस। आगे के वीडियो में अपन सीखेंगे सैटेलाइट क्या चीज़ है, प्लैनेट क्या चीज़ है, और सैटेलाइट कितने टाइप्स के हैं। जैसे सैटेलाइट का मतलब उपग्रह, पृथ्वी के चारों ओर यानी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले हो जाएंगे उपग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह प्लैनेट कहलाते हैं, यानी कि दोज पार्टिकल्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट, बट दोज पार्टिकल्स विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट
देन दिस इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। और सैटेलाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, या तो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, या नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल मतलब प्रकृति के द्वारा, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा राउंड करता है, ये नेचुरल है। और हम जो अर्थ से सैटेलाइट को छोड़ते हैं किसी मौसम विभाग के तहत मौसम को जानने के लिए आदि के लिए, तो वो कहलाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और उनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए किसी प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए, कल नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी की बात करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।